25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीप शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अजय जी, वी किरादे जी, नितेश जी, कमलेश जी, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की, ठीक है, मध्य प्रदेश शान नियंत्रण अधिनियम की आज लास्ट क्लास है। सेक्शन 43 तक पढ़ लिया हमने, 44 से रिज्यूम करते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ऐप वाले लोग भी ज्वाइन करें जल्दी। अवधेश, महादेव जी, वेयर आर यू ऑल। चलिए सेक्शन 44 से स्टार्ट करते हैं। अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। संज्ञान कैसे लेंगे, कौन लेगा, कितने टाइम में लेना है, ये सब चीजें आपको इस सेक्शन में पढ़ना है। अथॉरिटी कौन है ना, ये अपराध हमने यहाँ किए वहां पे अथॉरिटी कौन है, ठीक है, ये भी देखना है आपको। 43 में हमने कुछ पेनल्टीज पढ़े थे, 3 महीने की सजा, 1,000 रुपए तक जुर्माना, वो सब प्रोविजन में पढ़े थे। तो उसके लिए ऑथोराइज कौन है, कितने टाइम में आपको शिकायत करनी है, कंप्लेंट करनी है, तब इस पर कार्रवाई की जाएगी, और कौन मजिस्ट्रेट ऑथोराइज है, ये सब सेक्शन 44 में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है आपका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। यानी कि कौन करेगा, जेएमएफसी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, छोड़ दिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको अथॉराइज किया गया है इस केस में, इस एक्ट में जो सुनवाई होगी, जिसके लिए। हाँ हेमलता जी गुड मॉर्निंग, शिवानी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कौन है प्रथम, क्या लाइन क्या लिखी रहती है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, इसका मतलब समझ गए, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई न्यायालय, नीचे का कोई नहीं कर सकता है ना, सेकंड क्लास नहीं कर सकता, ठीक है, विचारण करेगा, ठीक है। कौन करेगा, प्रथम वर्ग, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जेएमएफसी भी बोलते हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन यहां से जो आपका निकला वो ये जेएमएफसी। फिर है दूसरा सबसेक्शन 2, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको अपराध किया गया 3 मास के भीतर, 3 मंथ, ठीक है। अब आप इसमें किसी भी उसकी शिकायत करना चाहते हैं, किसी भी अपराध की जो हुआ इसमें शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कार्रवाई कब तक नहीं करेगा, अपराध के बाद परिवाद कब करना है आपको, उस तारीख से जब अपराध हुआ है 3 महीने के अंदर आपको शिकायत कर देनी है, कंप्लेंट कर देनी है, तो ही उस पर कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 ये 1973 हो गई है कि धारा 32 में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे इस अधिनियम के दंडनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो 2,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करे। ये प्रोविजन अब थोड़े से पुराने हो गए हैं तो मतलब के नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि जब पहले ज्यूरिडिक्शन कम हुआ करती थी तब की बात, अब तो ऑलरेडी ज्यूरिडिक्शन क्लास 1 मजिस्ट्रेट को 10,000 रुपए तक की है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि 2,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना कर सकता है जेएमएफसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे ऐसे ही, ठीक है। कौन कर सकता है, जेएमएफसी, और 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद में 45 लास्ट चैप्टर है प्रकीर्ण। लगभग एक्ट में यही होता है, क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर लगभग होता है प्रकीर्ण के नाम से मिलता है, ज्यादातर अधिनियम आपको ये चैप्टर मिलेगा, प्रकीर्ण, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रकीर्ण मिसलेनियस। तो क्या कहता है, कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित होना। सिविल न्यायालयों की जो ज्यूरिडिक्शन है, सिविल न्यायालयों की ज्यूरिडिक्शन को ये क्या करता है, बार करता है, अधिकारिता का वर्जित होना, बार करता है, बार मतलब रोक देना, है ना। तो देखो क्या कहता है, इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय,
एनी सिविल कोर्ट, कोई भी वाद या कार्यवाही जहां तक कि वह किसी ऐसे स्थान के जिसको यह अधिनियम लागू होता है के संबंध में मानक भाड़े के नियत किए जाने, दो बातें कही गई हैं, मानक भाड़े के नियत किए जाने या किसी अन्य ऐसे मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन सशक्त है के संबंध में हो, ग्रहण नहीं करेगा। इतना समझो पहले, यहां तक समझिएगा पहले। ये क्या कहता है सर? उसमें 3 ही महीने कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, 3 महीने में जब ऑफेंस हुआ उसके विद इन 3 मंथ आपको कंप्लेंट करनी है ना। जो 43 में हमने पेनल्टीज पढ़ी थी ना, 40 को ऑफेंस थे अलग अलग टाइप के, तो उसके 3 महीने में जब भी कोई भी अपराध हुआ, जब घटित हुआ, उसके अपराध के 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी जेएमएफसी के यहाँ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को बात करता है, कहता है कि ऐसा कोई भी, कहता है कोई भी सिविल न्यायालय कोई वाद या कार्रवाई, वाद जानते हैं सिविल कोर्ट क्या होता है। सिविल कोर्ट में हम कोई भी प्रोसीडिंग कैसे करते हैं, सूट फाइल करते हैं, है ना। सूट कैसे फाइल होता है, प्लेंट के जरिए, है ना। तो कहता है कोई भी वाद या कोई भी कार्रवाई जहां यह अधिनियम लागू होता है के संबंध में ग्रहण नहीं करेगा, सिविल कोर्ट कार्रवाई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, 2 चीजों के मामले, क्योंकि हम अधिकारिता को बार कर रहे हैं ना, हम सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को मना कर रहे हैं 2 चीजों में। नंबर 1, मानक भाड़े के नियत किए जाने। अब कोई व्यक्ति, कोई किराएदार सिविल कोर्ट में आवेदन लेके पहुंच गया, सूट फाइल करता है कि सर ऐसा है कि हमारा मानक भाड़ा डिसाइड कर दो, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दो, ठीक है, तो वो कोर्ट मना कर देगा, क्योंकि कोर्ट की जुरिडिक्शन सेक्शन 45 ने सिविल कोर्ट की बार। दूसरी चीज कहता है या किसी अन्य ऐसे मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन सशक्त है, या कहता है कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसमें कि स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल अधिकारिता किसको दी गई है, आरसीए को, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को। तो ऐसा कोई भी काम करने के लिए सिविल कोर्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आई। तो जो 2 चीजों में सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बात कर देगी, भाई मानक भाड़ा फिक्स नहीं कर सकते, और दूसरी इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज है अधिनियम में जिसे करने के लिए स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, प्राधिकृत किया गया है आरसीए को, वो भी कोई काम सिविल कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, नहीं करेगा। अब और इस अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के बारे में कोई भी व्यादेश, इंजंक्शन वर्ड एक आपने सुना होगा, व्यादेश किसी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा। भाई भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो काम कर रहा है, ठीक है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी आरसीए जो काम कर रहा है उसको रोकने के लिए, किसके लिए, उसको रोकने के लिए उस पर स्टे नहीं देगा, ना सिविल कोर्ट ना कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टे उस पर नहीं देगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, सूट नहीं करना है एक्सेप्ट, कार्रवाई एक्सेप्ट नहीं करनी है, किसके लिए, मानक भाड़े के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए जिसके लिए स्पेशली सशक्त एम्पावर्ड किया गया आरसीए उसके लिए, और आरसीए जो भी काम कर रहा है या करने वाला है उसके लिए कोई भी इंजंक्शन, कोई भी व्यादेश किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से नहीं दिया जाएगा। क्लियर। अब उपधारा 1 क्या कहती है, उपधारा 1 में कि किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सिविल न्यायालय में कोई ऐसा वाद या कार्रवाई ग्रहण करने से निवारित करती है जो किसी ऐसे स्थान को जिसको यह अधिनियम लागू होता है पर के हक संबंधी किसी प्रश्न के या इस बारे में कि ऐसे स्थान का भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण कौन है किसी प्रश्न के विनिश्चय के लिए है, ठीक है। अब पहले तो सबसेक्शन 1 में तो हमने क्या कर दिया, जुरिडिक्शन को बार कर दिया, क्या कर दिया, जुरिडिक्शन को बार कर दिया, क्योंकि कहीं भाई जो है सिविल कोर्ट यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन 2 जगह कह दिया कि यहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बार नहीं रहेगी। कहाँ पे, कि अगर हक संबंधी कोई प्रश्न आया है, ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि वास्तव में उस घर का मालिक कौन है, टाइटल किसका है, ओनरशिप किसकी है, तो ये ओनरशिप आरसीए डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा।
और दूसरा, अगर ये कोई डिस्प्यूट है कि भाड़ा प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति कौन है या व्यक्तिगण कौन है, भाई किराया कौन रिसीव कर सकता है, एक्चुअल में एंटाइटलमेंट कौन रखता है उस किराए को प्राप्त करने का, इस रिगार्डिंग भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसके लिए भी सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बार नहीं है। मतलब इन दो कामों के लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। बाकी और किसी काम के लिए जिसके लिए आरसी अथॉराइज है आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या कह सकते हो कि सामान्य सिद्धांत होता है, जनरल रूल होता है, उसका हमेशा एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। ये 2 पॉइंट उसके एक्सेप्शन में आ गए, ठीक है। फोर्टी सिक्स आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारा 2 4 5 सेक्शन ही रह गए थे, है ना। ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। 46 बात करता है उल्लंघन का दुष्प्रेरण उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। भाई दुष्प्रेरण आप लोग जानते हैं क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है। आईपीसी अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे हम। आईपीसी के सेक्शन 107 में डिफाइन है दुष्प्रेरण, ठीक है, क्या, अबेटमेंट। तो ये अबेटमेंट दुष्प्रेरण भी अपने आप में क्या होता है, एक अपराध होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए या पारित किए गए समझे गए किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है, ठीक है। कहता है कि हमने क्या कर दिया, हाँ अवधेश, हाँ गुड मॉर्निंग, अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो गए आज आप, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है, टाइपिंग टेक्निकल में जॉब चाहिए, मिल जाएगी क्या? सॉरी अनिल लक्ष्मण जी, मैं आपको इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता, इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में विजिट करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो क्या कहता है कि ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, तो ऑफेंस जिस तरीके से पनिशेबल है यहाँ, ऑफेंस के लिए जितनी सजा होगी तो उस ऑफेंस का, उस अपराध का या तो आपने क्या किया, प्रयत्न, या उसका दुष्प्रेरण किया, अबेटमेंट किया, तो वो दोनों भी ऐसे दंडनीय होगा मानो कि आपने उस आदेश का उल्लंघन किया है, यानी कि मानो कि आपने वही अपराध किया है, ठीक है। हेडिंग से क्लियर है कि उल्लंघन का दुष्प्रेरण भी उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा, है ना। किसी भी अपराध का आपने क्या किया, कोई वायलेशन है उसका, अगर आपने अपराध किया तो अपराध है ही है, लेकिन अपराध का दुष्प्रेरण किया तो वो भी ऐसे ट्रीट होगा मानो कि आपने वो अपराध ही किया है, ठीक है। उकसा के, साथ से सम्मिलित होके और सहायता करके, 3 तरीकों से दुष्प्रेरण होता है, ठीक है। तो आपने किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया और उसने आपके उकसावे में आके वो काम कर दिया, तो वो व्यक्ति तो दोषी उस अपराध के लिए है ही है, आप भी उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी हैं। गुड मॉर्निंग सुरेन जी, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 47 कंपनी, फर्म आदि की दशा में उल्लंघन का दायित्व, यदि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, कोई कंपनी है, भागीदारी फर्म है, अन्य निगमित निकाय है, तो उसके प्रत्येक निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता को जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि वह उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था, यह कि ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी, उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा। भाई कहता है कि यहाँ पे जो अपराध की बात कर रहा हूँ, वो ऑफेंस किसी कंपनी, फर्म आदि ने किया है, तो कंपनी, फर्म तो कोई बॉडी होती नहीं, उसको सजा दे नहीं सकते, आप किसको पकड़ोगे। तो कंपनी, भागीदारी फर्म या निगमित निकाय है तो उस कंपनी का निदेशक जो होते हैं, पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर होंगे, प्रबंधक, मैनेजर होते हैं, ठीक है, सचिव, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता जो है उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। कब तक, जब तक या तो वो ये प्रूव कर दे कि भाई मेरी जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी के बिना हुआ तो बच जाएगा, या ये प्रूव कर दे कि भाई मैंने जो है ड्यू डिलीजेंस बरती थी, सम्यक तत्परता बरती थी, फिर भी मैं उसको होने से रोक नहीं पाया। ये 2 चीजें प्रूव कर देता है, दैट्स ओके। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये वो जो भी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव वो ये हैं, ये दोषी होंगे, उनको सजा मिलेगी, ठीक है। ये इसका सिर्फ सेक्शन याद रखना, ठीक है, ये सेक्शन याद रखना हेडिंग से, बस अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ हेडिंग से आएगा, ठीक है। सर कल अपनी की थी उसके बारे में पुरानी जानकारी की वीडियो बनाइए। क्या कह रहे हैं अवधेश सर, आपने
रील पोस्ट की थी उसके बारे में पूरी जानकारी की वीडियो। हाँ, तो वो रील जो बनाई थी ना शॉर्ट, आपने इंस्टा पे देखी होगी, उसमें मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब पे एक वो शॉर्ट तो 15 मिनट का था ही, 15 सेकंड का शॉर्ट होगा, बाकी एक बड़ा वीडियो भी है, 6 साढ़े 6 मिनट का पूरा वीडियो है, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कल अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, आप देखो जरा, है ना, मिल जाएगी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर। चलो आगे चलते हैं। भाड़ांतरित प्राधिकारी लोक सेवक होगा, सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, सीधा सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, है ना, कि भाई क्या कहता है कि कलेक्टर भाड़ांतरित प्राधिकारी या धारा 39 की उपधारा 1 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। क्या कहता है कि आरसीए, कलेक्टर, 39A में जो हमने अथॉराइज अधिकारी था वो, इन सबको हम धारा 21 और आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में क्या परिभाषित किया गया है, वहां परिभाषित किया गया है लोक सेवक को, कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, लोक सेवक कौन होगा, उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 21 में। तो इन व्यक्तियों को कहता है कि अब उस लिस्ट में आरसीए नहीं लिखा है भाई, 21 में जो लिस्ट है उसमें आरसीए नहीं लिखा है, तो इस एक्ट ने बता दिया कि भाई उस लिस्ट में जो लोक सेवक है ना उनमें आरसीए भी आता है, यहाँ पे जो काम करने वाला कलेक्टर भी आता है, 39A में प्राधिकृत अधिकारी ये भी आता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, ये यहां लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऑफेंस ऐसे हैं आईपीसी में जो या तो लोक सेवक के विरुद्ध किए जाते हैं या लोक सेवक करता है, तो उसके अगेंस्ट अलग से प्रावधान किए गए हैं आईपीसी में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आरसीए कोई भी आप काम कर रहा है और आपने आरसीए के साथ कुछ भी मतलब कुछ भी अभद्रता कर दी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हम आपको 186 आईपीसी में ले जाएंगे, 186 आईपीसी में आपको पनिश करना चाहते हैं, तो वो लेकिन वो ऑफेंस किसके अगेंस्ट में, लोक सेवक के अगेंस्ट में, तो इसको आरसीए को लोक सेवक की कैटेगरी में इसीलिए रखा है। क्लियर, क्यों रखा है कि लोक सेवक इसने कोई अपराध किया तो पनिश करने के लिए, और इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑफेंस किया जो लोक सेवक के विरुद्ध होता है तो फिर हम इसको उस कैटेगरी में ले जाते हैं। सेक्शन याद रखना है ना, सेक्शन दो ही तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि आरसीए लोक सेवक होगा, किस सेक्शन में लिखा है, एमपी अकोमोडेशन के 48 में। और लोक सेवक से क्या मतलब है, 48 में जो बताया गया लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट, उससे क्या मतलब है, तो क्या आंसर में ऑप्शन होगा विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, जो कि आईपीसी की धारा 21 में परिभाषित है, वो होगा। क्लियर, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, ये बहुत कॉमन से सेक्शन है, अभी जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ना ये रिपीट होंगे, जैसे लोक सेवक वाला, ये सद्भाव पूर्वक कार्रवाई का संरक्षण, ये छोटे छोटे बहुत सारे जो एक्ट होते हैं ना, अभी ये फ्यूचर में, अभी तो देखो आपने एक शुरुआत की है, यहाँ से आगे आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं, आप डिफरेंट स्टेट के एग्जाम दोगे तो कई सारे एक्ट होंगे जो आप खुद से भी पढ़ोगे, तो आपको ये सेक्शन मिल जाएंगे काफी जगह। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, कलेक्टर भाड़ांतरित प्राधिकारी या धारा 39 के उपधारा 1 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भाव पूर्वक किया जाना आशित रहा हो, कोई विवाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, कहता है भाई इस एक्ट के अधीन इन अधिकारियों ने, कलेक्टर ने, आरसीए ने, 39A में अथॉराइज अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी जो था, उसने कोई भी काम इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक किया है, गुड फेथ में किया है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है, क्या उसके अगेंस्ट में आप कोई भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। प्रोटेक्ट, संरक्षण, ये प्रोटेक्ट करता है कि भाई आप कहोगे भाई जो है जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्या था कि भाई 24, ये आरसीए कोई इंक्वायरी करना चाहता है, आपके घर में 24 घंटे की सूचना देख के आपके घर में एंट्री कर सकता है। अब आप कह दो सब आरसीए ने तो जी हमारे घर में हाउस ट्रेसपास कर दिया, हमारे घर में घुसाया, हाउस ट्रेसपास हो गया, ये केस लगा दो, तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने जो भी किया अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए किया और इस सेक्शन में वो प्रोटेक्टेड है। सर आईपीसी की धारा लगेगी इसमें क्या, हाँ भाई 186 आईपीसी की ये कहती है 186 कि आप जो है किसी भी
लोक सेवक के विरुद्ध में अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर आपको, तो फिर वो सेक्शन 86 लग जाता है, 186 लग जाता है। तो किसके लिए है? लोक सेवक के। तो ये इसको हमने लोक सेवक 48 में डिफाइन कर दिया ना। तो इसके अगेंस्ट में अगर कोई काम कर रहे हो, इसको परेशान कर रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो, तो भैया आप बिल्कुल आईपीसी की धारा लग जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नियम बनाने की शक्ति। ये भी आपको मोस्टली एक्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन दो ही तरीके से बनेंगे। इस एक्ट में नियम बनाने की शक्ति कहां दी गई है? 50। कौन बनाता है नियम? राज्य सरकार। दो ही क्वेश्चन बनेंगे बस, पढ़ लेते हैं फिर भी। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सम्मत विषयों या उसमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे। अब ये सब चीजें दी गई हैं कि वह प्रारूप, रीति, जिसमें वह कालावधि जिसके भीतर भाड़ांतर प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा, है ना, ये सब चीजें। दो ही क्वेश्चन बनेंगे, दो तरीके, ध्यान रखना। कहां पे दी गई है? किसमें है? राज्य सरकार में, बस। बाकी कौन कौन से रूल बनाने ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी पढ़वा देता हूं। और वह तरीका, वह रीति जिसमें भाड़ांतर प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करेगा कि भाई भाड़ांतर, देखो क्या होता है, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, पहले ये समझ लो थोड़ा सा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई जैसे यहां पे क्या लिखा है कि वो भाड़ांतर प्राधिकारी इसको ही जांच कर सकेगा, ये लिख दिया एक्ट में। अब पूरा प्रोसीजर लिखना एक्ट में संभव नहीं होता कि भाई अब वो जांच में कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा, सब एक्ट में नहीं लिख सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो छूट जाती है ना, इनके लिए अलग से रूल बनाए जाते हैं। एकोमोडेशन एक्ट बना, इसके रूल्स अलग से अवेलेबल हैं, है ना। तो ये कहता है कि उसमें जांच की कौन सी प्रक्रिया होगी, वो उसके लिए रूल बनाए जा सकते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां जो किसी भाड़ांतर प्राधिकारी में नियुक्त की जा सकेंगी, भाई कौन कौन सी ऐसी पावर है सिविल कोर्ट की जो आरसीए में आप वेस्ट कर सकते हो। अधिनियम के अधीन अधिसूचनाओं की तामील कैसे होगी, भाई कोई इन्फॉर्मेशन, सूचना जो दी जानी है किसी पर्सन को, उसकी तामील कैसे होगी, तामील इसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। कोई अन्य विषय जो भेद किया जाना है, भेद किया जाए, ठीक है, जो और भी कोई चीज प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, इस धारा के लिए बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पढ़ा दिया मैंने। बाकी ये सब चीजें काम की नहीं। दो ही चीजें कहां दी गए रूल्स मेकिंग पावर? 50 में। किसको है? ये बहुत अनमोल श्रीवास्तव, एमपीसीजे अपडेट, एमपीसीजे अपडेट, एमपीसीजे अपडेट, इतनी अपडेट। सर आप सिविल जज की क्लास ले रहे हो क्या? जी रोहित जी, बिल्कुल सिविल जज की क्लास ले रहे हैं हम। और एमपीसीजे की अपडेट ये है अनमोल जी, देखिए प्रोसेस तो जारी है, प्रोसेस तो चल रही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैकेंसी तो आनी ही है, कभी भी आ सकती है। बट वो क्या है, थोड़ी सी जो जो नया क्राइटेरिया आया है ना, 70% एलएलबी में, और 3 साल का जो आपका वो था एक्सपीरियंस है ना वकालत का, वो क्वालिफिकेशन जो नई कर दी है सिविल जज के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रिट लगी है हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है। क्योंकि कुछ लोग जैसे उनकी ना तो वकालत है 3 साल की और ना ही उनके पास 70% है, तो उन लोगों ने रिट फाइल की है कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए तो उस रिगार्डिंग जो रिट लगी है वो एक डिले का कारण है, वैकेंसी लेट होने का वही एक कारण है। अदरवाइज वैकेंसी लेट होने का कोई कारण है नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं आई है। तो वैकेंसी तो आनी है, आप लोग तो बस तैयारी रखो अपनी, ठीक है, दमदार तरीके से तैयारी रखो, और वैकेंसी तो कभी भी आ ही जाएगी। निरसन तथा व्यावृत्ति हमारा लास्ट सेक्शन है ये 51, निरसन तथा व्यावृत्ति, रिपील और सेविंग। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्ट है ना, ये पहला एक्ट नहीं है, इससे पहले ये एक्ट था मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 19, नाम एक सेम है, बस वो 1955 का था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 1961 का है, 1961 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भाई रिपील्ड एक्ट से क्या मतलब, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निरसित अधिनियम से क्या मतलब है, इस एक्ट का नाम लिखा होगा। तो निरसित अधिनियम से क्या मतलब है, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955, 1955, ठीक है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन समस्त वाद तथा अन्य कार्रवाइयां जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चालू रखी जाएंगी तथा निपटाई जाएंगी, मानो कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त रहा आया हो तथा यह अधिनियम पारित ना हुआ हो, और उक्त अधिनियम के अधीन अपील संबंधी उपबंध उसके अधीन निपटाए गए वाद तथा कार्रवाइयों के संबंध में प्रवृत्त रहेंगे
तथापि इस शर्त का ध्यान रखा जाएगा कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार न्यायालय की फीस न्यायालय द्वारा न काटी जाए। ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं पढ़ना, याद नहीं रखना, शॉर्ट में बता देता हूं। ये कह रहा है कि मान के चलो पुराना अधिनियम 1955 प्रवर्तित था, फोर्स में था, अब हम लेके आ गए नया, तो उस अधिनियम के अधीन भी कुछ कार्रवाइयां रही होंगी ना पेंडिंग न्यायालय में, आरसीए के यहाँ, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग तो कार्रवाइयां कुछ पेंडिंग रही होंगी। तो कहता है कि वो जो कार्रवाइयां पेंडिंग है वो उसी अधिनियम के अनुसार निपटाई जाएंगी, भले ही हमने उसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है, तब भी उसी अधिनियम के अनुसार निपटाई जाएंगी। ठीक है, ये माना जाएगा, मानो कि नया अधिनियम आया ही नहीं है। ये सब चीजें आपको नहीं रखनी। क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा कि निरसन तथा व्यावृत्ति कहां है, 51 में, और कौन सा एक्ट रिपील किया गया, 1955 वाला। दैट्स इनफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। गॉट इट? थैंक यू आ गया, अब तो थैंक यू आ गया, समझ गए ना आप? तो भैया ऐसा है कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हमारा, आज मैंने कहा था कि छोटी क्लास रहेगी, कुछ सेक्शंस बचे थे, है ना, ऑलमोस्ट हमने पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया है सर। बाकी लेक्चर, बिल्कुल बाकी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे बाकी लेक्चर आपको, है ना। अभी तक देखो ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पूरा का पूरा ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए, क्या मैं यहां से आगे का क्या प्रोग्राम है वो आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो अभी जो मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे ये क्लास हमेशा नहीं रहेगी, पहली चीज तो आप ये समझो। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास हमेशा नहीं रहेगी, एक दो क्लास प्रोबेबली, क्योंकि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कल शायद इसका जो एमपी अकाउंटेशन मैंने पढ़ लिया है, इसके कुछ एमसीक्यूज, नया कुछ नहीं है, वो एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा ना, वो आपके सबके पास हैं, सबके पास अवेलेबल हैं। आप बेरक लेके आओगे पीछे मिल जाएंगे पूरे प्रीवियस ईयर के कुछ, लेकिन कुछ मैंने उसमें से छांट के इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, हाँ वदेश वही बता रहा हूं मैं। तो कल का मेरा प्लान ये है कि मैं वो एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा आपको इसी एक्ट के, है ना, इसी एक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा एमपी अकोमोडेशन के। फिर परसों से हम जो है एमपी एलआरसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। तो एमपी एलआरसी की शुरुआत की 1 या 2 क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मे बी। ठीक है, बाकी के लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अब एमपी हमारा जो ऑनलाइन का कोर्स है, आप वैसे ही आपको पता है कि मतलब बहुत ही मिनिमम फीस है। सिविल जज के लिए मैं कह सकता हूं कि ना के बराबर है, फ्री ही है आपके लिए, ये मान लो आप। ऑल ओवर इंडिया में, एमपी तो छोड़ दो, इंडिया में इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अफोर्डेबल है ना, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो उस पे एक्चुअली आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा ऐप पे कि 1999 उसकी प्राइस थी। ठीक है, क्या थी, 1999 थी ना, 1999। अभी करंट जो उसकी प्राइस है 1999 है ऑनलाइन कोर्स की, ऑफलाइन की तो ज्यादा है, पर डिफरेंस होता है ना ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। तो ये है 1999। अब कल से एक कूपन जनरेट हुआ है, वो कब तक है ये नहीं कह सकते, कुछ दिनों के लिए रहता है, हमेशा नहीं रहता। ठीक है, तो आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन अगर करा देते हैं, ठीक है, फीस बढ़ा दो सर ऑनलाइन, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। अब हम तो चाहते हैं भाई हर तबके का, हर जगह से बच्चा पढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, प्लान ये है। ठीक है, तो 1999 फीस है, लेकिन एक चीज आपको तो देखो, PARMARSIR कैपिटल में, परमार सर 20 परमार सर 20। ठीक है, यानी परमार सर यानी मैं। ठीक है, परमार सर 2020, ये कूपन कोड कल से जनरेट हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए है, ज्यादा दिनों तक ये नहीं रहेगा। ठीक है, हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ें। ठीक है, तो इस कूपन कोड का अगर आज की डेट में, ठीक है, कुछ जब तक है, आज कल परसों 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी ये कूपन है, तब तक पता नहीं है कब तक रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, अभी आप कोर्स परचेज करते हैं और ये कूपन कोड उस पर यूज करते हैं पेमेंट करते टाइम पे, तो आपको ये 20 दिख रहा है ना, 20 का मतलब है 20% ऑफ। क्या है, 20% ऑफ। तो आपको ये 20% ऑफ और हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी जो कम फीस थी ना, उसमें 20% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 20% का डिस्काउंट आपको यहां पे और मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स को परचेस कर लें। ठीक है, ओ वेरी गुड, आपने किया विद्या जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो आप एक कूपन में इसको परचेस कर लिए। इसके अलावा मैं आपको ऑफलाइन के बारे में बता देता हूं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे नवलखा सेंटर जो इंदौर में है वहां पे चल रही है, उसकी फीस भी बता देता हूं मैं। उसकी फीस जो है आपकी 35,000 रुपए है। ठीक है,
ऑफलाइन वाले की फीस जो है 35,000 रुपए है, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास का ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। आपको भी पता है कि आमने सामने थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो उतना क्लैरिफिकेशन होता है, तो इसलिए इसकी फीस के दोनों के देखो अपने फायदे हैं अपने नुकसान है, मैं ये नहीं कहूंगा, है ना, सबके अपने अपने फायदे हैं। अगर आप दूर दराज रहते हैं, है ना, कहीं किसी गांव में या कहीं इंदौर के बाहर अगर आप रह रहे हैं, इंदौर आप नहीं आ सकते हैं, है ना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, फिर आप ये ऑनलाइन ले सकते हैं, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंदौर में हैं और आप चाहते हैं कि सर ऑनलाइन में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ऑफलाइन के लिए हमारे पास बैच सुबह 9 बजे से नौलखा ब्रांच पे रेगुलर चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये उसकी फीस 35,000 रुपए है। तो ये भी आप 3 दिन का डेमो इसमें फ्री रहता है, आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, 3 दिन का डेमो लिए पढ़ के देखिए, उसके बाद में यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ब्रेक है, ये 35,000 भी आपको टोटल नहीं देनी, एक बार में नहीं दे, वन टाइम, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20K की, देन आफ्टर सम टाइम 15K आपको ऐसे पेमेंट करना है, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं कि वन टाइम में आपको 35,000 देने हैं, ठीक है। तो ये दो फीस का स्ट्रक्चर है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। परमार 20 आप ये परचेस कर सकते हैं, बहुत सस्ते में आपको कोर्स मिल रहा है, इससे सस्ता कहीं मिलेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी कर सकता हूं, ठीक है। और सस्ता है इसकी मतलब ये मत समझना कि सर आप क्वालिटी गिरा दोगे, पढ़ाई में कुछ मजा नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई तो जिस लेवल से चल रही है ना उसी लेवल से चलेगी, फीस डजंट मैटर, ठीक है। ऑनलाइन की फीस कितनी है सर? शिवानी मैंने यही तो बताया ना आपको, ऑनलाइन की फीस 1999 है आज की डेट में। आप कैपिटल जब पेमेंट करोगे तो परमार सर 20 कैपिटल में लिखना है, ये परमार सर 20। अगर ये कूपन अप्लाई कर दोगे तो 20% का डिस्काउंट इस पे आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लगभग 1700-1800 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? और किसी का कोई डाउट, कोई सज्जन कुछ पूछना चाहें तो बताइए, नहीं फिर आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। कल में भी कि हम जो है इसके ऑप्शनल जो है एमसीक्यूज इसके सॉल्व करेंगे, कुछ एक, ज्यादा नहीं, कुछ एक सॉल्व करेंगे, जिससे एक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरा पर्पज उसको कराने का सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस कैसे आते। बाकी मुझे भी पता है कि मार्केट में हजारों एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, आप कोई भी बुक खरीद के लाओगे सब मिल जाएंगे आपको। मैं 20-50-100 करा दूंगा, या मैं आपको तो हजारों मिल जाएंगे, है सबके पास। लेकिन यहाँ थोड़ा मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा उससे कि ऐसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन है तो कैसे हम उसमें एलिमिनेशन राउंड खेलते हैं, हटा हटा के कैसे, ठीक है, वो सब चीजें। तो ये कल हमारा रहेगा परसों से, या ठीक है, परसों से जो है हमारा MPLRC स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी किसी का कोई डाउट? एनीवन? नहीं है? चलिए ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें इसके लिए, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है ना, सत्यादि शर्मा क्लास है, डाउनलोड द ऐप, सत्यादि शर्मा क्लास है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, इस नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, ये ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप पे आपको सबसे पहला कोर्स दिख जाएगा, सिविल जज, ठीक है। और सिविल जज का कोर्स, उस पर क्लिक करोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करोगे, कूपन अप्लाई करोगे, आपका कोर्स मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी, और डेली आप वहाँ पे लाइव क्लास आप देख पाएंगे। और रिकॉर्डेड वीडियो भी है, PDF भी मिलेगी वहाँ पे। कुछ टाइम बाद क्विज भी स्टार्ट होने जा रही है, 10-10 क्वेश्चन आपको पर डे के मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।